जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1764 में बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। कंपनी के जीत जाने के बाद इसे बंगाल का दीवान बना दिया गया। बच्चों, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव को एक दस्तावेज दे रहे हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें उनको यानी कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी गई, अर्थात कंपनी आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। दीवानी मिलने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्व या आमदनी संसाधनों को व्यवस्थित करना। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके। राजस्व का अर्थ है वह धन जो सरकार करों अर्थात टैक्सेस के रूप में जनता से लेती है। बाहरी ताकत होने के कारण सब कार्य बड़ी सावधानी से करने की जरूरत थी, क्योंकि कंपनी को उन लोगों को भी नियंत्रित करना था जो स्थानीय लोग पहले शासन चला चुके थे। कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को किस प्रकार उपनिवेश बनाया तथा अपनी मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई ताकि कंपनी को आर्थिक तौर पर लाभ हो सके, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले कंपनी सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करती थी। दीवानी मिलने के पश्चात कंपनी ने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल के लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले लोग और हाथ के काम के कारीगर सब गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि वह कर नहीं चुका पा रहे थे। उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को बेचनी पड़ती थी। 5 सालों में ही बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ गई। इसके पश्चात 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल के कारण लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। खेती में सुधार। संकटपूर्ण अर्थव्यवस्था में कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में कैसे सोच सकती थी? इस स्थिति से उभरने के लिए कंपनी के अफसरों ने खेती में सुधार लाने के बारे में सोचा। 20 वर्ष के लंबे समय की बहस के पश्चात कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। 1786 से 1793 तक चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल
थे। स्थायी बंदोबस्त के तहत स्थानीय राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन का मालिकाना हक जमींदारों के हाथ सौंपा गया। जमींदार किसानों से कर वसूल कर राजस्व कंपनी को देंगे और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी होगी, अर्थात कर की राशि को कम या ज़्यादा नहीं किया जाएगा, चाहे मुनाफा कम हो या ज़्यादा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित तौर पर राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार को जमीन में सुधार के लिए धन मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी। इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। मैं आपको एक साधारण से उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लो जमींदार हर किसान की ओर से 100 रुपये टैक्स कंपनी को देता है। अब किसी किसान का मुनाफा 300 रुपये है, तो कंपनी को 100 रुपये देने के बाद जमींदार के पास 200 रुपये बचे। इन 200 रुपये को जमींदार खेती सुधार में प्रयोग कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी की विचारधारा के अनुसार सुधार नहीं हुए और स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्याएं पैदा कर दी। आइए इसकी चर्चा करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं। कंपनी को यह बात जल्दी ही समझ में आने लगी कि जमींदार कृषि में सुधार के इच्छुक नहीं हैं। वो इच्छुक क्यों नहीं थे? असल में कंपनी द्वारा तय राजस्व इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को परेशानी हो रही थी और जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाते, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ, कीमतें बढ़ी, इससे जमींदार की आय बढ़ी, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। जमींदार को बिना कुछ किए मुनाफा आ रहा था, इसलिए वह किसी तरह के सुधार के इच्छुक नहीं थे। इस व्यवस्था की एक और त्रुटि थी, वह थी किसानों की स्थिति। किसानों की हालत बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उन्हें कर अधिक देना पड़ता था और जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान देने के लिए महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। कर्जा या लगान ना चुकाने पर उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यह व्यवस्था बहुत ही अत्याचारी थी। इसे बंद कर दिया गया और एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई।